नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक शॉर्ट टर्म का है, एक मीडियम टर्म का और एक लॉन्ग टर्म का। और इस पूरे खेल की 3 सतहें हैं। पहली सतह आपको नज़र आ रही है और एक पर्दे के पीछे का खेल भी आपको थोड़ा पता चला होगा, हो सकता है थोड़ा ना पता चला हो। जोसेफ विजय, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वो 10 तारीख को मुख्यमंत्री बन गए तमिलनाडु के। काफ़ी उहापोह चली, 4 तारीख से लगातार चल रहा था उनके पास बहुमत है नहीं है। अब आप देखिए कि पर्दे के पीछे, पहले उसकी बात करता हूँ क्या खेल हो रहा था। सेंगोतियन का नाम आपने सुना होगा। वो AIDMK के बहुत वरिष्ठ और बड़े मजे हुए नेता हैं। जयललिता के बड़े खास थे। उन्होंने E पलनिस्वामी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझे नहीं तो उन्होंने छोड़ दिया उनको और विजय के साथ चले गए। विजय के सबसे बड़े रणनीतिकार चुनाव के मामले में, ये जो इलेक्शन लड़ा गया है उसके मामले में ज़मीन पर संगठन खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने जब विजय राज्यपाल से मिलने जा रहे थे तो कहा कि सिर्फ 107 सदस्यों की सूची लेकर जाइए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा कीजिए। लेकिन विजय के जो कोर ग्रुप है, उनका जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, वो उसने कहा कि नहीं, जो समर्थन कर रहे हैं उनका भी ले लीजिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी जिसके 5 विधायक हैं उनका नाम भी शामिल कर लिया। सेंगोतियन ने मना किया था लेकिन माने नहीं विजय। राज्यपाल के पास गए तो 107 + 5 12 का अगर आप समर्थन देते हैं, वैसे विजय की पार्टी 108 सीटें जीती है लेकिन विजय 2 सीटों से जीते हैं तो एक ही विधायक माना जाएगा। इसका मतलब उन्होंने कहा कि राज्यपाल ये समझेंगे कि आप गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। तो गठबंधन की सरकार बना रहे हैं तो आप बताइए कि कौन कौन लोग साथ हैं। और यही हुआ। 3 पार्टियां, CPI, CPM और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये तीनों DMK की पार्टनर हैं। तीनों के पास 2-2 विधायक हैं। ये विजय के साथ जाना चाहते थे लेकिन इनको ज़रूरत थी सैंक्शन की MK स्टालिन के, क्योंकि ये जो जीत के आए हैं इनके विधायक, वो DMK की वजह से जीत के आए हैं। तो DMK की मर्जी के बिना ये जा नहीं सकते थे। तो DMK की मर्जी, स्टालिन क्यों कहेंगे इनसे कि जाइए आप विजय की सरकार बनवाइए। के पीछे से एक नैरेटिव चलाया गया और उनके सामने ये तस्वीर पेश की गई कि अगर हम समर्थन नहीं देते हैं विजय को तो विजय और अन्ना द्रमुक का गठबंधन हो जाएगा। अन्ना द्रमुक यानी NDA का। ऐसी हालत में DMK के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद अन्ना द्रमुक सत्ता में आ जाती है। ये बात जो है DMK को समझ में आई कि अगर ऐसा हो गया तो DMK के लिए और ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए DMK ने ऐतराज़ नहीं किया इनके विजय के साथ जाने का। तो एक खेल ये खेला गया और ये खेल बन गया। तो विजय को इनका समर्थन मिल गया तो 118 सदस्य हो गए समर्थन करने वाले और राज्यपाल ने शपथ के लिए बुला लिया। इस बीच में एक और पर्दे के पीछे खेल चला कि DMK और अन्ना DMK ये दोनों मिल जाएं, दोनों द्रविड़ पार्टियां मिलकर सरकार बना लें। DMK इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। अन्ना DMK में मतभेद था क्योंकि 5 साल सत्ता से बाहर रह चुके थे और 5 साल सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहते। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। दोनों के साथ मिलने का मतलब है कि भाजपा के विरोधी ताकत के रूप में केवल विजय बचते। अन्ना द्रमुक BJP से अलायंस में थी। जाहिर है कि वो अलायंस टूट जाता, NDA टूट जाता अगर दोनों द्रविड़ पार्टियां साथ आती। तो ये स्पेस जो है DMK और MK स्टालिन छोड़ना नहीं चाहते थे। वैसे इस तरह का प्रयास ये पहला नहीं है। 1979 बीजू पटनायक, जो नवीन पटनायक के पिता, जनता पार्टी के बड़े नेता थे, एक समय कांग्रेस में थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके और उनके बहुत सारे गुण थे। उन्होंने कोशिश की थी DMK और अन्ना DMK का गठबंधन कराने की 1979 में। उन्होंने बात की करुणानिधि से, करुणानिधि मान गए। उन्होंने बात की MGR से, उस समय जीवित थे MGR मान गए। दोनों नेता तैयार हो गए गठबंधन करने के लिए।
और गठबंधन के लिए ही नहीं, दोनों पार्टियों का विलय करने के लिए। और जो फॉर्मूला तैयार किया बिजू पटनायक ने, उसमें था कि पार्टी का नाम द्रमुक रहेगा, द्रविड़ मुनेत्र कषगम रहेगा पार्टी का नाम, और पार्टी का झंडा अन्ना द्रमुक का रहेगा। करुणानिधि पार्टी के अध्यक्ष होंगे और एमजीआर मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दोनों पार्टियों के जो दूसरी कतार के सेकंड जनरेशन के लीडर्स थे वो तैयार नहीं हुए। उनको लगा कि अगर ये दोनों मिल गए, दोनों पार्टियां एक हो गई, उनमें से बहुत से लोगों का करियर खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा उनको लगा कि फिर जो है उनके लिए विस्तार की गुंजाइश अपनी अपनी पार्टी की बहुत सीमित हो जाएगी। तो दोनों तरफ से विरोध हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो गठबंधन या मर्जर नहीं हुआ। उसके बाद से अब ये कोशिश हुई, और इस कोशिश को करने वाले कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था बिजू पटनायक के कद का जो इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा सके, इसलिए ऐसा हुआ नहीं। उसके अलावा अन्ना द्रमुक और द्रमुक, एमके स्टालिन और ई पलनिस्वामी के बीच में कटुता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये गठबंधन होना मुश्किल था। ये गठबंधन केवल विजय को रोकने के लिए होने वाला था। तो पर्दे के पीछे से ये कहानियां चली। अब सामने आप देखिए क्या हुआ। शपथ ग्रहण में क्या किया विजय ने। तमिलनाडु में जो भी सरकार बनी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बनी हो, चाहे वो डीएमके की बनी हो, चाहे एआईडीएमके की बनी हो, कभी ये दृश्य आपको देखने को नहीं मिला होगा जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से हो। और वंदे मातरम भी वो नहीं जो कांग्रेस ने ट्रंकेटेड काट कर केवल 2 स्टेंजा रखा था, वो नहीं। अभी अभी संसद में जो पास हुआ है प्रस्ताव कि पूरा जो गीत है वो अब पढ़ा जाएगा, गाया जाएगा, तो पूरा गीत गाया गया। तमिलनाडु के लोग, यानी जो वहाँ पर गाने के लिए बुलाए गए थे, वो बांग्ला के इस गीत को, वंदे मातरम को गा रहे थे। ये दृश्य आपने इससे पहले कभी दक्षिण के किसी राज्य में, तमिलनाडु तो छोड़िए, किसी राज्य में नहीं देखा होगा। उसके अलावा विजय ने क्या किया, अभी तक जितने शपथ ग्रहण समारोह तमिलनाडु में हुए, फिर कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस का, चाहे डीएमके का, चाहे एआईडीएमके का, मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने वाले और मंत्री भी, उनकी पोशाक क्या होगी तय रहती थी। सफ़ेद शर्ट या कुर्ता और वेष्टी यानी लुंगी, जिसमें लाल और काली धारी होती थी बॉर्डर पर। विजय ने इसको छोड़ दिया। विजय ने पैंट शर्ट और उसके अलावा ब्लेजर में वो आए शपथ लेने के लिए और उसी में शपथ ली। सवाल यह है क्यों? तमिलनाडु में पहली बार उनकी पार्टी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु की सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर दोनों द्रविड़ पार्टियां इतना आंदोलन कर चुकी हैं, इतने मुद्दे उठा चुकी है, और डीएमके तो अभी पिछले 5 साल से तो इसको बहुत बड़े पैमाने पर उठा रही है। फिर क्यों किया विजय ने ऐसा? वो अपने को द्रविड़ राजनीति से अलग दिखाना चाहते हैं। अब बहुत से सनातनी इस चक्कर में बड़े पिघल जाएंगे कि वंदे मातरम गाया गया, उसके बाद जनगण मन भी गाया गया, और तमिलनाडु में एक नई पार्टी की सरकार बन रही है, और उसमें जो है सनातन को लेकर जो कुछ द्रमुक ने पिछले दिनों, खासतौर से उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह का अभियान चलाया, उस माहौल में, उस परिस्थिति में वंदे मातरम का गाया जाना ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो सवाल यह है कि क्या विजय सनातन की ओर जा रहे हैं? बिल्कुल गलतफहमी में न रहिए। विजय इंटरनेशनल क्रिश्चियन सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है, क्रिश्चियनिटी का एक प्रोजेक्ट है, और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ताकतें लगी हुई थीं। उसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे विस्तार से कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि तमिलनाडु में एक क्रिश्चियन सरकार बनी है। विजय को जरूरत थी अपने को द्रविड़ राजनीति से, द्रविड़ राजनीति के प्रतीकों से अलग दिखाने की। तो उसके लिए उनके पास एक ही तरीका था, वंदे मातरम, सनातन की ओर जाना। सनातन की ओर जाना और द्रविड़ राजनीति करने वाली पार्टियां जो है, दोनों द्रमुक और अन्ना द्रमुक, उनके लिए इससे ज़्यादा चिढ़ने वाली बात और कोई नहीं हो सकती थी। उनके समर्थकों के लिए इससे बुरी बात और नहीं हो सकती थी। तो विजय ने अपनी आइडेंटिटी शपथ ग्रहण समारोह से ही स्टैब्लिश कर दी। वो एंटी द्रविड़ राजनीति के प्रतीक के रूप में राजनीति में आए हैं। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी हो इससे कि वो
सनातन राजनीति की ओर या सनातन विचारधारा की ओर जा रहे हैं तो उसको गलतफहमी है। उन्होंने जिस तरह से अपने चुनाव प्रचार के दौरान जीसस क्राइस्ट का चित्र लगाकर चुनाव प्रचार किया, हालांकि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के समय कहा कि मैं गॉड का मैसेंजर नहीं हूं, मैं भगवान का दूत नहीं हूं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, तो एक साथ वो कई खेल खेल रहे हैं। द्रविड़ राजनीति के प्रतीकों से अपने को अलग करना, द्रविड़ राजनीति की जो विचारधारा है उससे अपने को अलग करना। हालांकि आप याद कीजिए, जब उन्होंने पहला स्टेट कॉन्फ्रेंस किया था अपनी पार्टी का, तो उन्होंने कहा था डीएमके मेरी राजनीतिक शत्रु है और बीजेपी वैचारिक शत्रु। लेकिन वो दरअसल अभी जो खेल खेल रहे हैं वो डीएमके को यानी द्रविड़ राजनीति को अपना वैचारिक शत्रु बता रहे हैं। उनको अगर अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है जिसके खिलाफ लड़कर या जिसके खिलाफ लड़ते हुए दिखकर वो अपने को स्थापित कर सके। उनको अपनी पार्टी को स्थापित करना है तो द्रविड़ राजनीति के खिलाफ, द्रविड़ विचारधारा के खिलाफ अपने को स्थापित करना होगा। इसीलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। एक साथ दो काम किए, द्रविड़ पार्टियों से दूरी बनाई और दूसरी ओर सनातन की ओर जाकर जो द्रविड़ पार्टियां जिससे सबसे ज्यादा चिढ़ती हैं, उस वंदे मातरम को उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत के लिए चुना। इससे उन्होंने साफ संदेश दिया कि द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु से उसकी विदाई हो रही है और उस विदाई का नेतृत्व कर रहे हैं जोसेफ विजय। जोसेफ विजय जो है वो द्रविड़ राजनीति से दूर जा रहे हैं, तमिलनाडु को उससे अलग ले जा रहे हैं, लेकिन वो सनातन के करीब जा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। तो विजय की जो राजनीति है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वो लंबा खेल खेल रहे हैं, वो तात्कालिक कोई राजनीतिक चाल नहीं चल रहे हैं। ये जोड़ तोड़ की उनकी जो राजनीति है, दुर्भाग्य से उनको बहुमत नहीं मिला, तो वो निर्भर हैं इन पार्टियों पर और इन पार्टियों का कोई भरोसा नहीं है कब कौन किसका मन बदल जाए। ये ऐसी पार्टियां हैं, ये तीनों बल्कि चारों पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, ये चारों डीएमके की लंबे समय से पार्टनर रही हैं, सहयोगी रही हैं। इनका प्रदेश की राजनीति में अस्तित्व ही डीएमके के कारण है, लेकिन मौका मिलते ही इन्होंने डीएमके को धोखा दिया, सत्ता को चुना। सीपीआई और सीपीएम ने बहाना क्या बनाया कि बीजेपी को रोकने के लिए। अरे बीजेपी कहां सत्ता में आ रही थी कि बीजेपी को रोकने के लिए? सत्ता में जाने के लिए। इनको लगता है कि सर्वाइवल तभी है जब सत्ता से जुड़े रहेंगे। डीएमके रहेगी सत्ता में तो उसके साथ, कम से कम सीपीआई सीपीएम तो हर बार पाला बदलते हैं। डीएमके रहती है तो डीएमके के साथ, एआईडीएमके होती है तो उसके साथ। तो ये खेल पूरी तरह से इन पार्टियों के लिए सिर्फ सत्ता का है। विजय के लिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तमिलनाडु में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने की कोशिशें लंबे समय से चल रही हैं, दशकों से चल रही हैं, बल्कि कहें कि आज़ादी के पहले से चल रही है। और इसको बढ़ाने की कोशिश पिछले 5 साल में एमके स्टालिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत तेज हुई। उससे पहले भी हो रही थी। 2 बार उदाहरण दे चुका हूं, कांची कामकोटि के शंकराचार्य का मामला। वो तेजी से बढ़ रहे धर्म परिवर्तन को, जो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, उसको रोकने के खिलाफ अभियान चला रहे थे। उनको झूठे मामले में, हत्या के झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया, दीपावली के दिन गिरफ्तार किया गया। तब से वो, और उस समय जयललिता मुख्यमंत्री थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। धर्मांतरण के इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए ही मदर टेरेसा को यहां भेजा गया था। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए उनको जो है भारत रत्न की उपाधि दी। हिंदुओं को क्रिश्चियन, खासतौर से दलित और आदिवासी हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाया किसी ने तो मदर टेरेसा ने। उनका यही उद्देश्य था, इसी के लिए वो आई थी, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको समर्थन था, इसीलिए सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन था। विजय अब दूसरे तरीके से उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मदर टेरेसा राजनीति में नहीं थी और कांग्रेस पार्टी की समस्या यह थी कि वो राष्ट्रीय पार्टी थी, दूसरे राज्यों में भी उसको चुनाव लड़ना था, वोट लेना था। विजय की पार्टी सीमित है तमिलनाडु तक, तो इसलिए उनको इस प्रोजेक्ट को चलाना ज़्यादा आसान है कांग्रेस की तुलना में।
और कांग्रेस का समर्थन है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर उनको समर्थन मिलेगा। तो तमिलनाडु में ये जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, इसके बड़े दूरगामी असर होने वाले हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा फायदा लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। वो किसी दूसरे वीडियो में उसकी बात करूंगा, क्योंकि बहुत विस्तार में उसकी बात करनी पड़ेगी कि कैसे और क्यों कह रहा हूं मैं, क्या कारण है, क्या ऐसा कोई पहले से उदाहरण है, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन इतना आप मान लीजिए कि तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहला परिवर्तन आया था 1967 में, जब कांग्रेस हारी थी और द्रविड़ पार्टी यानी डीएमके सत्ता में आई थी। तब से द्रविड़ राजनीति सत्ता की राजनीति की धुरी बन गई थी। अब 2026 में द्रविड़ राजनीति सत्ता की राजनीति से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरह से खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, कोई पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन अब द्रविड़ पार्टियों का, चाहे द्रमुक हो चाहे अन्ना द्रमुक, उनका फिर से सत्ता में लौटना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। विजय का खेल क्या है, इसको और विस्तार से समझने की जरूरत है। विजय के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, किन शक्तियों ने उनकी पार्टी को खड़ा किया, किन पार्टियों ने बूथ लेवल तक उनका जो संगठन तैयार किया, इतने कम समय में ये सब कैसे हुआ, इस सब की बात किसी और वीडियो में। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।